as is likely to cause death. सेक्शन 300 सब क्लोज 2 का भी यही लैंग्वेज है, आप पढ़ेंगे तो उसमें इसका जो सेकंड पार्ट है उसके कंपैरिजन में 300 का जो सेकंड पार्ट है, एक तो यही हो गया सच bodily इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, एंड उसका एक जो क्लोज 3 है 300 का, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ he inflicted injury and intended injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. Right? Third 299 का थर्ड पार्ट जो है, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death. यहां पर क्या है? He is likely, number one knowledge, 304 में भी knowledge है, 299 3 में भी knowledge है, but यहाँ क्या है? With the knowledge that he is by such an act to cause death, right? वहाँ क्या है? Act is so eminently dangerous to cause death. See the difference? 304 में अगर आप देखेंगे उसके अंदर आता है, if the person committing the act knows that it is so eminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death, and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid. मैंने उसमें भी आप लोगों को बताया था, दोनों सेक्शन का कंपैरिजन कुछ समझ में आया आप लोगों को? नहीं है। अगेन आई रिपीट, डिफरेंस एक लाइन का है, जहां पर डेथ में प्रोबेबिलिटी है, जहां इंटेंसिटी कम है कल्पेबल होमिसाइड, जहां इंटेंसिटी ज्यादा है मर्डर, जहां प्रोबेबिलिटी कम है वहां कल्पेबल होमिसाइड, जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सर्टेनिटी ज्यादा है, वहां पर मर्डर। सिर्फ इतना अंतर और कोई अंतर नहीं। मैंने उस दिन भी इलस्ट्रेशन देके भी आप लोगों को समझाया था, एक डिसाइडेड केस है वैसे तो, आर वर्सेस बंकालू है सर इसका नाम। एक आदमी किसी को मारने जाता है, उसकी झोपड़ी है, जब उसने देखा मुझे इसको मारना है, वो गया झोपड़ी की बाहर कुंडी लगाई, उस पर ताला भी लगा दिया और फिर आग लगा दी ताकि ये भागे ना, या ऑन द कॉन्ट्रेरी कि उसने बाहर से कुंडी लगा दी और झोपड़ी को आग लगा दी, और जो लोग बचाने आ रहे थे रेत उठा के उनकी आंखों में मारा, ये जाके उनको बचाए ना ताकि मर जाए विद सर्टेनिटी, मर्डर। अगर सिंपली उसको पता है एक आदमी सो रहा है, चारों तरफ घास फूस लगी हुई है, उसने आइडिया लगाया, जैसे जो लोग रूरल बैकग्राउंड के दे नो इट मोर, तो गेहूं की फसल कटती है ना तो उसका ढेर लगा देते हैं पूरा। अटेम्प्ट में भी आपको बताऊंगा, वहां ये डिसाइडेड केस है। वहां पर लोग रात को अपनी चारपाई डाल के सोते हैं कि कोई हमारी फसल को चुरा ना ले या कोई आग वाग ना लगा दे, मिसचीफ ना कर दे, किसी से दुश्मनी है तो। अब चारपाई बगल में बिछा रखी है उसने, अब कोई आदमी उसमें आग लगाए कि आदमी सोया हुआ है, ये ढेर जलेगा, ये आग वहां तक जाएगी, ये भी मरेगा उसमें, then it is culpable homicide. Are you getting the difference? वहीं पे वो आदमी सोया हुआ है, उसने उसके चारों तरफ सोए हुए के वो गेहूं की वो उठाई जो बंधी हुई, क्या बोलते हैं उसको, बांध के रखते हैं जो, वो चारों तरफ उसकी चारपाई के लगाई, पूरा ढेर जैसे चिता लगाते हैं, हेलो हाँ, जैसे चिता लगाते हैं वो सोया हुआ, चारों तरफ वो लगाई और फिर तिल्ली लगा दी। प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई ना, हाँ मर्डर हो जाएगा। अब समझ में आया कुछ? ये सिर्फ बहुत बेसिक और फंडामेंटल चीज है, सिर्फ इसको दिमाग में रखो, इतना समझो। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को लोगों ने हवा बना रखा है
कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। आपको फैक्ट्स पढ़ के लगे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सर्टेनिटी है, इंश्योर कर रहा है डेथ को मर्डर हो गया, जहां प्रोबेबिलिटी कम है इंश्योर नहीं कर रहा है, विद सर्टेनिटी नहीं कर रहा है, होमिसाइड हो गया, या इंग्लिश लोग उसको मैनस्लॉटर बोलते हैं। अब देखो 299 का आप लोगों ने इस इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और इलस्ट्रेशन आते हैं, एक स्टेज आप लोग अटेन करेंगे, आप लोगों को ये लगेगा जजमेंट क्या आ रही है आपको, तो नया तो कुछ भी नहीं बोला इन्होंने, सेक्शन में ऐसा लिखा ही हुआ है और इलस्ट्रेशन में ऐसा दिया हुआ है, नथिंग इज न्यू। अगर उस स्टेज को जब अटेन करेंगे आप लोग ये फील करेंगे कि जजमेंटों में ऐसा कुछ भी नया नहीं आता है वही, बट अब चूंकि जजमेंट डिलीवर करनी है तो करनी है, पब्लिशर को पब्लिश करने हैं तो करने हैं, नहीं बिकेंगे कैसे उनकी जर्नल। लेकिन नई चीज रेयरली कभी होती है, दैट इज वाई हमारा आईपीसी आज तक अमेंड नहीं हो पाया। 1860 का बना हुआ है, देखो कितना सुंदर ड्राफ्ट किया गया है कि उसमें कोई चेंज नहीं ला पाए हम लोग टिल डेट। आज तक देखो 1860, 1960, 100 साल, 250 साल हो गए मेरे ख्याल से, मतलब 250 साल में सोसाइटी में हम कहते हैं लो इज ऑर्गेनिक इन नेचर। बेंथम ने कहा कंटिन्यूअसली ऑन चेंजिंग लाइक ह्यूमन बीइंग, जैसे हमारी एज बढ़ती है ऐसे ही लो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है, कंटिन्यूअसली ऑन चेंजिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बढ़ते जा रही, बट आईपीसी में देखो कोई चेंज नहीं आ रहा, सो वेल ड्राफ्टेड। अब ये पहले इलस्ट्रेशन में कह रहा है कि उसने एक गड्ढा खोदा, उस पर टर्फ बनाई, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, उसको ढका, वो आएगा इसमें गिरेगा मरेगा तो कल्पेबल हो जाएगा। दूसरा वो कहता है इसमें 301 जब आप लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर्ड मैलिस, तो उसमें ये आएगा, मैंने अपने दोस्त के साथ डिसाइड किया मिलके दोनों ने कि जाके बी को मारना है, 101% छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर। आगे एक झाड़ी थी, हमने सोचा झाड़ी के पीछे बी ही बैठा हुआ, ऐसे हालात थे, हमने फायर किया, वहां आदमी मर गया, जाके देखा बी नहीं वो सी था, बट मर्डर तो ही गया ना, ह्यूमन बीइंग तो मरा, पर्सन तो मरा। डेफिनेशन में आप लोगों को बताया मैंने, दैट्स व्हाई इट इज मर्डर। आप ये नहीं कह सकते बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट मर गया जी। सी द कंपैरिजन, ये गुड फेथ में ड्यू केयर एंड अटेंशन था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया और आदमी मर गया। लेकिन नो, क्यों? मारने तो आदमी को ही जा रहे थे, वहां जो जस्टिफाइड बाय लॉ और बाउंड बाय लॉ है, यहाँ जस्टिफाइड लॉ और बाउंड बाय लॉ नहीं है। कभी 76 79 से आप लोग कंफ्यूज करें कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट था क्या हो गया जी, नो, यहाँ डे वन से मारने जा रहे, फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। देन अब यहां देखें, सी वो फाउल वर्ड यूज कर रखा है इन्होंने, सोचो चिड़िया को मारने जा रहा था, ऐसे सोचो ना, कुछ भी। वो किसी मुर्गी को, मान लीजिए मुर्गी को मारना है, कि पड़ोस में कोई मुर्गी रखता था, उसने खुद मुर्गी को मारना है इसकी और चुराना और खाना है, और जाके उसने मुर्गी को फायर किया, आदमी मर गया जी। उसकी इंटेंशन क्या थी? मुर्गी को मार के चुराना, आदमी को मारने की नहीं थी। See the illustration. A by shooting at fowl with intent to kill and steal it, kills B, who is behind a bush. ये देखो behind a bush, बात को समझो ध्यान से। अगर सामने होता, वो सामने मुर्गा जा रहा है, उसके पीछे आदमी खड़ा है, तब मैं अगर मुर्गे को गोली मारूंगा और आदमी को लगेगी, then it is culpable homicide। लेकिन आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, बुश के
उसको मार रहा था तब उसमें लग के आदमी मर गया, दैट्स व्हाई ही इज नॉट हेल्ड लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। ये डिफरेंस ऐसे पता होनी चाहिए आप लोगों को। ये छोटी छोटी चीजें जो वेरिएशन लाती है हर चीज के अंदर, तो उसी ढंग से आप लोगों को पढ़ना है। इससे पहले शायद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करना था हमें। एनीवे आज मर्डर को ही स्टार्ट कर, हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बचा हुआ है शायद, और उसको भी कंप्लीट करना है, बट लेट अस गो बाय दिस वन। देखिए, कोई विडो वुमेन है, उसके पास मीन्स नहीं है, बहुत गरीब है, उसकी बेटी उसके घर में है, वो उसकी लॉफुल गार्जियन है, बेटी इज ऑन फैमिली वे, उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ट्रीटमेंट दिलाना चाहिए, डिलीवरी प्रॉपर करानी चाहिए। शी कुड नॉट अफोर्ड, और घर पे डिलीवरी होगी, इन्फेक्शन होगी, शी डाइड। वो एक्सपायर हो गई, नॉट लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर उसके पास सारे मीन्स है, शी इज वेल इक्विप्ड, पैसा भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद अगर नहीं कर रही है, देन शी विल बी हेल्ड लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। कमीशन एंड ओमिशन एक्ट का मतलब क्या होता है? कमीशन एंड ओमिशन बोथ। आपने बच्चे को खाना नहीं दिया, विच यू आर बाउंड टू सप्लाई फूड टू द चाइल्ड, जिसके आपकी गार्जियन है, ओमिट किया आपने, बच्चा एक्सपायर हो गया भूख के मारे, ये ओमिशन हो गया। कमीशन तो हम करते हैं तरह तरह की, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इंटेंशन वर्ड टाइम एंड अगेन यूज किया गया है, 299 में भी और 300 में भी। इंटेंशन का मतलब मियर एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ही इज एक्सपेक्टिंग कि मैं जा रहा हूं जी, मुझे बी को मारना है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं यहाँ खड़ा होकर गोली चलाऊंगा तो वो बाहर, हो सकता है गोली अंदर से पार होकर उसको लगी जाए, मर ही जाए, भले ही वो चली जाए, लग जाए और आदमी मर जाए। वो एक्सपेक्ट कर रहा है, आइडिया लगा रहा है कि मेरी इंटेंशन से या मेरे एक्ट से आदमी मर सकता है, देन ही इज नॉट लायबल फॉर दैट। इंटेंशन का मतलब है वही विद सर्टेनिटी, सर्टेनिटी होनी चाहिए उसके अंदर, हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। नॉलेज की जहां तक बात आती है, नॉलेज से अगर डेथ होती है, हमें नॉलेज है कि आदमी गड्ढा खोद दिया, आएगा, गिरेगा, मरेगा, कल्पेबल होमिसाइड होगी। नॉलेज का मतलब यह है कि डेथ में और एक्ट में देयर शुड बी डायरेक्ट एंड इमीडिएट रिलेशनशिप, रिमोट नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ थर्ड इंटरवेनिंग फैक्टर्स थे उसकी वजह से डेथ हो गई। There should be direct and immediate relationship between the death and the act. नॉलेज अपने आप में कोई सिंपल वर्ड नहीं है। नॉलेज भी इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड एंड इंपोर्ट सर्टेनिटी।
ये नहीं नॉलेज का मतलब वो सिंपल प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा. इट ऑल्सो इंपोर्ट्स सर्टेनिटी. वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. आर वर्सेस गोविंदा. मैंने आप लोगों को बताया था एक आदमी का उसकी वाइफ से झगड़ा हो गया. वो वाइफ की छाती पे बैठा और उसने ब्लो से उसको हिट किया अच्छे से उसके फेस पे. उसकी रिब्स वगैरह भी फ्रैक्चर हो गई. अल्टीमेटली शी डाइड. बट उसका नॉलेज ये नहीं था कि ये रिब्स फ्रैक्चर हो जाएगी और मैं इसको गुस्से से मारूंगा फेस पे तो मर जाएगी. ये नॉलेज नहीं इंप्रूव कर सकती. उसको ये नॉलेज नहीं था. दैट्स व्हाई ही वाज हेल्ड लायबल फॉर प्रीवियस हर्ट ओनली. तो इंटेंशन नहीं थी उसकी. मैंने पहले भी आप लोगों को बताया इंटेंशन और नॉलेज वी कैन गैदर फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस. इन हालात में इंसिडेंट हुआ है, कहाँ एक्ट हुआ है, हम उन सर्कमस्टांसेस से, उन हालात से वी गैदर द नॉलेज एंड द इंटेंशन. सब्सिक्वेंट कंडक्ट, तो एविडेंस एक्ट में भी आप लोग पढ़ेंगे. सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने जो बताया ये कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा क्या? कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा. आपने ग्रीवियस वर्ड बोला ना इसको. ग्रीवियस वर्ड वाली जो बात आपने बताई है कि वो चेस्ट पे बैठता है, मारता है, उसका इंटेंशन से नहीं है जबकि वो डेथ हो. देखिए वाइफ से झगड़ा हुआ, ठीक है, सिंपली उसका झगड़ा हुआ है. झगड़े में मारपीट हुई, वो वाइफ गिर गई, वो उसके ऊपर बैठा, उसने उसको मुक्का मार दिया. इंटेंशन तो किल नहीं है. इंटेंशन तो आउट हो गई. अब आगे नॉलेज की बात. नॉलेज में मैंने आप लोगों को बताया प्रोबेबिलिटी और सर्टेनिटी होनी चाहिए. कुछ पूछ रहे? फॉल तो फिर मर्डर में ही करेगा ना, फिर काउंट तो मर्डर में ही होगा. फिर हैं? जैसे उनकी डेथ हो गई है तो फिर मर्डर ही हुआ ना. फिर बेटा इंटेंशन वाले नहीं था. यही चीजें तो आप लोगों को कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट. बात को समझो. कोई भी व्यक्ति मर गया उसका मतलब ये नहीं है वो मर्डर है. एक आदमी एयरपोर्ट पे गया, उसकी गर्लफ्रेंड आई, 5-7 साल बाद मिला. ही वाज सो क्रेजी, वो दौड़ के गया, उससे झपड़ी पाके मिला और बड़े जोर से उसने उसको दबोच दिया. उसकी फियांसी कमजोर थी, उसकी रिब टूटी, मर गई. विल इट बी मर्डर? इट विल बी नो ऑफेंस. Law does not take cognizance of trivial matters. It is that case. अब आप कहेंगे तो मर गई जी तो मर्डर तो भी गया. That is not the case. ये हर चीज को उस एंगल से देखो, उसके नजदीक जाने की कोशिश करो लोग. मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं लोगों को साइंस की तरह पढ़ो. आप लोग सीधा जंप करते हो कंक्लूजन पे, आदमी मर गया, मर्डर क्यों नहीं हुआ जी? डोंट गो बाय दैट. हर चीज को स्टेप बाय चलो, एक एक स्टेप चलो आगे ऐसे पढ़ के. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लॉ. मुझे पता है ए को टीबी है, बहुत कमजोर हो गया, या कोई ऐसी बीमारी है कि बड़ा कमजोर है. मैं उतने फोर्स से अगर किसी व्यक्ति को मारूं तो वो आदमी नहीं मर सकता. मैंने छाती में किसी को जोर से फिर से आई किड हिम, या किसी को किक करेंगे हम भी नहीं मरेगा. लेकिन ही इज लेबरिंग अंडर दोज सर्कमस्टांसेस. ये बहुत वीक है, उसको टीबी है, कोई ऐसी बीमारी है, उसको मार दिया तो मर गया. Then it is culpable homicide, provided you have the knowledge
कि उसको ऐसी बीमारी है और ये हालात है उसके, या हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत कमजोर होते हैं। अगर हमें पता है पहलवान को मार लो, आप लठवी मार लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ी अच्छी, कमजोर आदमी को उतनी लाठी मार दी, ही विल डाई। ये आपको सब्जेक्ट भी देखना है, कहां पर कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, दैट इज, ये सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं, नॉट ए सिंगल फैक्टर। अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, एक आदमी को हमने इंजरी पहुंचा दी, हॉस्पिटल चला गया, उसने वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया और मर गया, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है हमारे पास कि जी उसने ट्रीटमेंट नहीं कराया अच्छे से इसलिए मर गया, कराता तो बच जाता। यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। वो तो अलग फैक्टर्स हैं भाई, हम ट्रीटमेंट करा लें, आपने तो अपना काम कर ही दिया था ना भाई, यू डिड योर जॉब। कि उतनी इंजरी से आदमी मर जाएगा, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले तो यू हैव डन योर जॉब, आपका काम तो पूरा हो गया ना। अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, उसका कंसेंस अलाउ नहीं करता है, या कोई भी रीजन हो सकता है, यू विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। और मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी जैसे इंजरी पहुंचाई, वो पेशेंट मर गया, यहां भी डायरेक्ट और डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए डेथ में और जो इंजरी आपने कोज की, दोनों में देयर शुड बी डायरेक्ट एंड डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने इंजरी पहुंचाई, दैट वाज नॉट सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, और कल को उसको जी बाद में वो इन्फेक्शन होगी या किसी और वजह से थर्ड इंटरवेनिंग फैक्टर से आदमी की डेथ हो गई। सिंपली अगर उसी इंजरी से, देखो ध्यान से, एक आदमी को हमने इंजरी पहुंचाई, अगर हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट ना दे तो मर जाएगा, अगर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया, इवन देन यू आर हेल्ड लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन आपने इंजरी पहुंचाई, वो चाहे हॉस्पिटल में भी चला गया है, ट्रीटमेंट भी ले रहा है, वो आपकी इंजरी से नहीं मरा है, बट मान लो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उसको कोई इन्फेक्शन हो गई है, वो इन्फेक्शन से एग्रावेट हो गया, फिर वो मर गया, तो थर्ड फैक्टर ने इंटरवीन किया है, देन ही डाइड, देन यू आर नॉट हेल्ड लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। क्योंकि डायरेक्ट डिस्टिंक्ट एंड इमीडिएट रिलेशनशिप नहीं है डेथ और उसके अंदर। ये 301 पे मैंने ट्रांसफर्ड मैलिस पे मैंने आप लोगों को बता ही दिया, वो इलस्ट्रेशन दैट इज सफिशिएंट। ये शुड आई रिपीट इट? एक को मारने गए थे, बी मर गया, ह्यूमन बीइंग को ही तो मारने जा रहे थे आप, none other than human being. On the contrary, आप किसी जानवर को मारने जा रहे थे, शिकार खेलने जा रहे थे जंगल में, आपने जानवर को फायर किया कि उसका शिकार करेंगे, वहीं कोई आदमी घास काट रहा था कहीं झाड़ी के पीछे, हमने देखा नहीं, उसको बोलने लगी, मर गया, then you are not held liable for culpable homicide। क्योंकि आप तो शिकार करने गए थे, जानवर को मार रहे थे, जानवर को गोली मारी थी, आदमी आपको दिखाई नहीं दिया, वो झाड़ी हो पीछे था, जो फाउल का वो इलस्ट्रेशन दे रहा। आपको लॉ को अपने तरीके से पढ़ना है, अपने तरीके से समझना है। ये नहीं कि डिसाइडेड केस उनको रट्टे लगाए जाओ, केस में जाएंगे कि वो आ गया जी, रट के चले गए, वो दूसरे एंगल से अगर आ गया तो फिर आप लोग फंस जाओगे। वो हरियाणा का एक आदमी ना इंटरव्यू देने चला गया, जो इंटरव्यू बोर्ड वाले आदमी थे, वो हर किसी से पूछ रहे थे कि भाई इंडिया के मैप में बताओ दिल्ली कहाँ है,
उससे पहले 10 आदमियों ने इंटरव्यू दिया तो सबसे वही क्वेश्चन पूछा। अब ये भला आदमी जो बाहर बैठा था ये भी अपना बैठ के उंगली ऐसे करके वो रटता रहा, इंडिया के मैप में दिल्ली कहाँ, ये रही दिल्ली कहाँ, ये रही दिल्ली, पूरा रट्टा लगा के चला गया अंदर। दिल्ली पूछ रहा, मैंने बता देना ये रही। अब वो अंदर गया तो जो बोर्ड के मेंबर थे उसका नाम वाम ये वो सब जैसे होता है बायोडाटा बोल के कहा भाई अच्छा हाँ भाई साहब तो आप ये बताइए, जैसे उन्होंने कहा ये बताइए, उसने उंगली तैयार कर ली। उन्होंने कहा अच्छा तो आप इंडिया के मैप में ना, उसने और आगे कर ली कि ये बताइए गंगा कहां से बहती है। बोले जी गंगा में डूब के मरोगे क्या, दिल्ली पूछ लो ये रही। तो आपको लोगों को ऐसे नहीं पढ़ना है कि दिल्ली रट के जा रहे हैं और वहां गंगा पूछ ली तो आप फंस के खड़े हो गए। बिल्कुल ले बैक की तरह कैजुअली लो, लर्न लो वेरी कैजुअली एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट। प्रॉब्लम कहां आती है, आपने कोई डिसाइडेड केस पढ़ रखा है और फैक्ट्स आ गए, कुछ कुछ वैसे ही फैक्ट आ गए। अब आप ये कहोगे उस केस में तो ये हैंड हुआ था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और मेरा डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए, और आप वही डिसीजन लिख के आ जाओ योर आंसर मे बी रॉन्ग। वो जरा सा तो ट्विस्ट होता है फैक्ट। भाई ट्रांसपोर्ट मैलिस में वो सिर्फ उसने एक लाइन ऐड कर देनी है कि वहां धुंधला सा एक ह्यूमन बीइंग जैसी कोई पिक्चर नजर आ रही थी, देन ही फायर्ड और आदमी मर गया। यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। अब वो कहेंगे जी ये तो नहीं लिखा, साफ आदमी खड़ा था एकदम वहां पर। नो, यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। कल्पेबल, होमिसाइड और मर्डर को जो दोनों में जो डिफरेंस है वो दो केसों के अंदर डिफाइन किया गया है। एक है गोविंदा का केस था, आर वर्सी गोविंदा। दूसरा जस्टिस सरकारिया ने किया था, पुनैया का केस था। दीज आर द टू फेमस जजमेंट। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि 299 और 300 को दोनों को किन केसेस के अंदर डिफरेंशिएट किया गया था। पुनैया और गोविंदा दो केस। 299 और 300 मैं ये आप लोगों को पढ़ देता हूं थोड़ा सा, इट विल बी मोर क्लियर आप लोगों को। ए पर्सन कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड if the act by which death is caused is done with the intention of causing death, और same ditto इसमें भी है। Subject to certain exceptions, culpable homicide is murder if the act by which death is caused is done with the intention of causing death. With the intention of causing death, with the intention of causing death. With the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, इसके पैरेलल 300, with the intention of causing such bodily injury as the offender knows। देखिए आ गया ना डिफरेंस। 299 में क्या कह रहा है, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, और यहां थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया, of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death। और इसमें वो थर्ड तो क्लोज है ही, intended injury and sufficient in the ordinary course of nature to cause death, then knowledge, with the knowledge that act is likely to cause death, 299, with the knowledge 300 sub clause 4, with the knowledge that the act is so eminently dangerous that it must in all probabilities cause death or such bodily injury as is likely to cause death। पहली दो क्लास 200 और 299 इंटेंशन इज देयर। 300 में पहली तीन क्लॉजेज में इंटेंशन है।
34 में एक जजमेंट छूट गई थी मुझे पढ़ाते पढ़ाते। उसमें वो 2-4 आदमी मिलके उसमें झगड़ा हुआ, एक या 3 आदमियों से झगड़ा हुआ, चले गए। वो कुछ टाइम बाद फिर रास्ते में जो व्यक्ति तो फिर मिल गया उन तीनों को। पहले एक को मिला, उसने झगड़ा किया, दूसरे ने ज्वाइन कर लिया, तीसरा आ गया। जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया, एक आदमी ने कहा कि डोंट अलाउ हिम टू प्रोसीड फर्दर, कि इसको जाने मत दो। कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इसमें वो इसका मतलब ये इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि इसको फिनिश हिम और उसको मार दो। तो उसमें 34 में जिसने उसको मारा, दांव से चोट पहुंचाई, वो मर गया था। ही ओनली ही वाज हेल्ड लायबल, दो इट वाज ए रॉन्ग डिसीजन। क्योंकि आदमी को ये कहना इसको जाने मत दो अब आगे, तो इसका मतलब ये भी तो है कि भाई मार दो इसको जान से, और क्या मतलब हुआ इसका। आर वर्सेस गोविंदा मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें एक केस था, उसने प्ली ली के कल्पेबल होमिसाइड है। बसप्पा का केस था, दुश्मन पीछे थे, आदमी भाग रहा था, वो छत पे था, अपने ऊपर कहीं होगा छत पे। जैसे ही वो दौड़ा, उसको था कि दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए, उनके डर के मारे हो ही जंप्ड नीचे एंड ही डाइड। तो उसको डायरेक्ट एंड इमीडिएट रिलेशनशिप है, क्योंकि उसको पता था ये मेरे दुश्मन है, मैं नहीं कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा। ही जंप्ड, ही टुक ए चांस एंड ही डाइड। They were held liable for culpable homicide. इंदू बेग, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा था, उसने वही उसको घूसा मारा, एक फिस्ट मारा, ग्रेट फोर्स के साथ। वोमिटिंग हुई, ब्लीडिंग हुई, नोज से शी डाइड। नॉट लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। अरे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, उसने जोर से फोर्स से उसके चेहरे पे मार दिया, उसको वोमिटिंग होगी, नाक से ब्लीडिंग होगी, कुछ कॉम्प्लिकेशन होने से लाइक एट द मोस्ट ग्रीवियस हर्ट और सिंपल हर्ट, जो भी इंजरी आएगी एक्सप्लेन होगी। प्लानिंग उड़ान, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और जोतने वाला जो हल होता है, उससे अपनी वाइफ को मार दिया था। वो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि वो अनकॉन्शियस हो गई थी, उसको लगा कि मर गई है, फिर उसने लटका दिया, शी डाइड। तो ही वाज हेल्ड लायबल फॉर ग्रीवियस हर्ट होगी, क्योंकि मारना नहीं चाहता था, उसने उसको मार दिया प्लग से, प्लो शेयर से, हल से। तो सोचा मर गई है, उसको हैंग कर दिया। ऐसे ही चतुरनाथ का केस था, उसमें भी यही हुआ। चतुरनाथ का केस था, वो 301 पे भी आता है ये मैटर। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, वाइफ को जोर से उसने लाठी मारी, वाइफ साइड में होगी, बच्चा गोद में था, बच्चे पे लगी, बच्चा मर गया। ही वाज नॉट हेल्ड लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि वो बच्चे को नहीं मारना चाह रहा था। वाइफ को लाठी मारी थी, गोद में बच्चा था, वाइफ ने ऐसी पोजीशन ले ली और बच्चे पे जाकर लगी।
इंटेंडेड इंजरी नहीं थी। आर वेंकालू, उसमें मैंने बताया वही झोपड़ी का, बार बार मैंने एग्जांपल दिया झोपड़ी वाला, आर वेंकालू ये सही है। हरजिंदर सिंह, आदमी को चाकू मारा पैर पे और वो एक्सेसिव ब्लीडिंग से मर गया। He was held liable for culpable homicide, not for murder. विसा सिंह, वेरी फेमस केस, उसने स्पीयर होता है ना, छुरा होता है, उसको पेट में मारा और घुमा भी दिया ऐसे मार के। देखो सीधा चाकू मार के छोड़ देता, could have been different thing, बट उसने उसको मारा और घुमा भी दिया उसको। So injury was sufficient in the ordinary course of nature to cause death. With the help of section 300 sub clause 3, he was held liable for murder. State of Andhra Pradesh versus पुनैया, वो मैंने आप लोगों को बताया ना, बस को फॉलो किया, बस से आदमी को उतारा, उसको मारा, 19 इंजरी उसको मारी, इंडिविजुअल इंजरी was not sufficient to cause death, but cumulative effect of the injuries was sufficient to cause the death. They were held liable for murder. Injury includes injuries. Kapoor Singh case, it is also a very famous case. इसमें 18 इंजरी हुई थी आदमी को, he died, but individual injury was not sufficient to cause death. तो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था उसमें कि भाई इंडिविजुअल इंजरी तो कोई सफिशिएंट थी नहीं, इसलिए they were not held liable for murder and they were liable for culpable homicide. कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ये कोर्ट का जजमेंट था, बट इट वाज ए रॉन्ग जजमेंट। जजमेंट वाज रॉन्ग। अगर सेम फैक्ट्स आपके सामने आ जाएं तो आपको ये कहना मर्डर है। और स्टेट ऑफ आंध्रा वर्सेस पुनैया का एग्जांपल दो, उसमें उसको साइड करो केस को। ये नहीं है कि डिसाइडेड केस है आप ये कहेंगे भाई ये, अपने लॉजिक अपनी रीजनिंग के साथ केस को दो। कपूर, हाँ ये हो गया। राजवंत सिंह केस, राजवंत सिंह में वो आदमी को फील्ड में पकड़ा, उसके हाथ पैर बांध दिए, मुंह पे उसकी टेप लगा दी, नोस्ट्रिल में भी रुई हुई ठूस दी और उसको छोड़ के आगे ही डाइड। दे वर हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। क्योंकि हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांध दिए, यहाँ भी बांध दिया, नाक में भी ठूस दिया, तो मरेगा ही आदमी विद सर्टेनिटी। ऐसे में कैसे बचेगा? सांस लेने की जगह नहीं कहीं। किशन, वो दूसरे के घर पे गया, उसको पंचिंग करना शुरू कर दिया, फिर उसका खूटल उसके हाथ में था वो छीना उसने, gave 2 or more heavy blows on the head, fracture skull में हो गया, profuse bleeding होगी inside the brain, so injury was sufficient to cause death in the ordinary course of nature. Sub clause 4 300 का, act is imminently dangerous with the knowledge act imminently dangerous है। फिर आदमी को इंजरी पहुंचा दी, एक्ट हो गया, आदमी मर गया। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, आप ध्यान से पढ़ें 304 को, इसमें अपने आप में ही एक्सेप्शन है, अपार्ट फ्रॉम अदर एक्सेप्शन। सेक्शन 300 क्लॉज 4 में विद इन इट सेल्फ एक्सेप्शन दे दी इन्होंने। स्टेट ऑफ पैनिक नहीं होना चाहिए कोई व्हेन शी वाज डूइंग दैट। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, एम्परर वर्सेस धिराजिया, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ,
वो रूट के जा रही थी बच्चों को लेके। यहाँ दिल्ली शहर में तो नहीं होता, गाँव में ये होता है कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाता है, तो अपने अगर 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को लेके औरत कहती कि ठीक है मैं तेरा ना खानदान ही मिटा दूंगी, बच्चों को लेके डूब के मरूंगी, बच्चे भी साथ में मरेंगे और मैं भी मरूंगी और तू तड़पेगा रेस्ट ऑफ द लाइफ। अक्सर ऐसा होता है, ये बहुत सारे किस्से होते हैं। अभी 2 साल पहले मेरे गांव में भी हुआ है। तो ये कल्चरल एस्पेक्ट है, मैरिज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो वो बच्चों को लेके कुएं में कूद गई और वो तो बच गई, बच्चे मर गए। शी वॉज नॉट हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। एक्ट इमिनेंटली डेंजरस था। आप बच्चों को लेके कुएं में कूद रहे, नॉलेज है डेथ हो सकती है बच्चों की। शी जंप्ड इन द वेल, बट उसने देखा मुड़ के, पीछे हस्बैंड आ रहा है, जल्लाद आ रहा है, मारेगा मुझे, छोड़ेगा नहीं आज। शी जंप्ड इनटू द वेल। शी वाज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, therefore she was not held liable for murder, she was held liable for culpable homicide, right? 11वीं बात, सास ननद का झगड़ा हो गया, ननद भाभी का झगड़ा हो गया। अब ननद ने कुछ कहा होगा उसको उल्टा सीधा, जो भी हुआ होगा, दोनों का झगड़ा हुआ। वो अपने बच्चों को लेके जाके कुएं में कूद गई, बच्चे मर गए, वो बच गई। शी वाज हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। आप ननद के साथ झगड़ा करके सीधे आए और कुएं में कूद गए, तो ये नहीं कंसिडर किया कर जा सकता कि शी वाज आल्सो इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। वो केस नहीं है। तो 2 फेमस जजमेंट है ये, एम्परर वर्सेस राजिया, ग्यारसीबाई वर्सेस स्टेट। हालांकि इस तरह के केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं कभी भी, वो गाँव में होते हैं काम, वो पंचायत करके वही सुलझा लेते हैं। नहीं, एम्परर वर्सेस धीराजिया, ग्यारसीबाई, GHARSIBAI, ग्यारसीबाई। बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है दोनों ही, इस पे 304 में। Death of the victim not by the act intended by the accused but by a subsequent act। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि वाइफ को मारा, अभी इंदू बेग मैंने बताया आप लोगों को, उसने मारा, रप्चर स्प्लीन, वो फलानी गोडान बताया, चतुरनाथ बताया, तीनों केस में बता चुका हूं ना आप लोगों को। नेक्स्ट, कलियप्पा गोडान, अब ये डिफरेंस आ गया। देखो वहां पर कल्पेबल होमिसाइड बताया मैंने, मर्डर नहीं बताया ना, या ग्रीवियस हर्टी बताया। सिंपली यही हुआ, एक व्यक्ति ने वाइफ को चोट मारी, फलानी गोडान, बड़ा फेमस केस है, ये आता है अक्सर एग्जामों में, ध्यान देना। PALANI प्लानी, GAUDAN प्लानी गोडान। ये हर जगह मिलेंगे। ये जो केसेस में लैंडमार्क बता रहा हूं, हर जगह यही रिपीट होते हैं एग्जामों में। कहीं भी एग्जाम देने जाओगे, ले देके यही केस रिपीट होते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में, कहीं भी जाओ। प्रॉब्लम में नथुलाल की जगह प्यारेलाल लिख देंगे, होते वही है। कलियप्पा गोडान, एक जगह तो मैंने बताया कि मारा, उनको लगा अनकॉन्शियस हो गई, हैंग कर दिया एविडेंस रिमूव करने के लिए कि भाई ये तो उससे मर गई है फांसी लेके। बट मेडिकल रिपोर्ट में आ गया कि वो इंजरी जो पहुंचाई थी उससे नहीं मरी, उससे मरी है। बट चूंकि झगड़ा हुआ है, सिंपली उसने उसको हल मार दिया उठा के या कुछ और मार दिया, और मरी वो किससे, फांसी लगाने से, तो वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे।
लेकिन अगर मारने के लिए ही गए, ये दो दोस्त मिले, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, अपनी वाइफ से परेशान था कि मेरी वाइफ को मारेंगे, दोनों मिलके गए कि वो वाइफ को मारना है, जाके उन्होंने उसको मारा, इंजरी पहुंचाई, वो अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चली गई, फिर उठा के कुएं में डाल दिया उसको। मेडिकल रिपोर्ट आई कि वो इंजरी से नहीं मरी थी, वो डूब के मरी है पानी में। बट देयर इज डायरेक्ट एंड इमीडिएट रिलेशनशिप बिटवीन द डेथ एंड द एक्ट। क्योंकि वो मारना चाहते थे, गए तो मारने ही थे, दैट इज डिफरेंट थिंग। कि उन्होंने सोचा है मर गई, वो कर दिया, या सिमिलरली रेलवे लाइन पे जाके उसको डाल दिया, एकदम पता चला कि वो गर्दन कटने से मरी, इंजरी से नहीं मरी है, लेकिन गए तो मारने थे। यहाँ क्या है, इंटेंशन टू किल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है। वहां पर क्या है, इंटेंशन टू किल नहीं है। एट द मोस्ट सर्कमस्टांसिस से नॉलेज आप इंप्रूव कर सकते हो कहीं पे। थम्बानीज केस है, THAMBANIS, थम्बानी। वो जो मैं बता रहा हूं ना, वाइफ को मारने गए थे, उन्होंने उसके हेड में 3 पंक्चर किए, वो अनकॉन्शियस हो गई, फिर कुएं में डाल दिया, मर गई। दे वर हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। और एक कलियप्पा गोडान का केस था, दे वांटेड टू किल द वाइफ ऑफ अदर, स्ट्रेंगल्ड हर and immediately dragged her in unconscious state, semi-conscious condition to the railway line. ठीक है, कलियप्पा गोडान दूसरे की वाइफ को मारने गए थे, वो जाके उन्होंने उसका गला वाला दबाया, स्ट्रैंगुलेट किया, वो अनकॉन्शियस हो गया, हो गई, उनको लगा मर गई, जाके रेलवे लाइन पे डाल दिया और रेलवे लाइन पे गर्दन कटने से वो मर गई। They were held liable for murder, क्योंकि गए तो मारने ही थे। एक लिंगराज दास केस है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मैं ये एग्जांपल आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं टू बी मोर एंड मोर क्लियर। Accused assaulted the woman to cause her death and later placed body on railway line, accused guilty of murder. Mens rea is established at the first instance. फर्स्ट इंस्टेंस पे मेंस रिया है, मारना चाह रही है। मैंने बताया था एक्टर सीरियस मेंस रिया, जो एक्ट करते हैं वो तो एक्टर सीरियस में आ गया। मेंस रिया यानी कि इंटेंशन, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज देयर। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, प्रेम सिंह का केस है। डिसीज और अक्यूज में पुरानी दुश्मनी थी। अक्यूज बस में गया, डिसीज एक सीट पे बैठा था, उसने कहा ये सीट खाली करो, उसने मना कर दिया, उसने उसको गोली मार दी, मर गया। उसने कहा कि मुझे तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी और पुरानी दुश्मनी चल रही थी, इसको देख के मुझे एकदम गुस्सा आ गया और आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ और मैंने गोली मार दी। कूल डाउन द पीरियड है, पुरानी दुश्मनी है, चलिए यू कांट टेक सच टाइप ऑफ प्लीज। क्योंकि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में देन एंड देयर इमीडिएट होना चाहिए, कूल डाउन का पीरियड नहीं होना चाहिए। Grave and sudden provocation. Provocation must be grave and sudden ingredients. चूंकि क्वेश्चन जो आता है वो या तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे आता है, या 300 की क्लोज 3 पे आता है, या 300 की सब क्लोज 4 पे आता है, यूजुअली इन पे आता है। तो 300 का जो एक्सेप्शंस है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि क्वाल एंड सडन फाइट, बट कभी देखा नहीं मैंने उसमें कोई ऐसे क्वेश्चन। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे होता है, इसलिए जिस पे क्वेश्चन आता है उसको मैं थोड़ा डिटेल में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। जैसे 300 पे भी मैंने क्लोज 3 और 4 को ज़्यादा लंबा कवर किया है।
तो मैं एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी कर रहा हूँ, एरिया ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा लंबा टाइम दे रहा हूँ। द प्रोवोकेशन मस्ट बी ग्रेव एंड सडन, द पर्सन सो प्रोवोक्ड मस्ट बी डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। द पर्सन सो प्रोवोक्ड causes death of the provocator or any other person by mistake or accident. या तो प्रोवोकेटर की डेथ कर रहा है या बाय मिस्टेक किसी और की भी कर दी, भीड़ है साथ में खड़े हुए। प्रोवाइजो क्या है? प्रोवोकेशन शुड नॉट बी सेल्फ शॉट, प्रोवोकेशन शुड नॉट बी गिवन इन एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक ड्यूटी। आप पढ़ेंगे ना ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, उसमें सारी चीजें हैं उसी के सारे, वो लैंग्वेज उसमें डिफरेंट है, मैंने इसको तोड़ के पार्ट्स में कर दिया है वही जो उसके अंदर है, बेयर एक्ट के अंदर है। सेल्फ शॉट प्रोवोकेशन नहीं होनी चाहिए, कोई पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है वो नहीं होना चाहिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे नहीं होना चाहिए। 3 एक्सेप्शन है इसके। ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कुछ समझ में आ गया? ग्रेव होनी चाहिए, पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल को खत्म कर दे आदमी के, और उससे जब वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में है तब किसी का मर्डर करे या किसी और आदमी का कर दे बाय मिस्टेक। सेल्फ शॉट नहीं होनी चाहिए, प्रोवोकेशन शुड नॉट बी गिवन एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक ड्यूटी में नहीं होना चाहिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में नहीं होना चाहिए। इसमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में के.एम. नानावती का केस सबसे फेमस है। के.एम. नानावती का पता होगा आप लोगों को, फिल्म भी आई थी उस पर, देखी होगी कुछ लोगों ने। के.एम. नानावती पता है ना, आर्मी नेवी में था, नौकरी करता था, उसकी वाइफ का किसी बिजनेसमैन से अफेयर हो गया। जब वो घर वापस आया उसको पता चल गया तो उसने अपनी वाइफ से पूछा, उसने बता दिया। फिर वो उस आदमी के पास गया, वुड यू लाइक टू मैरी माई वाइफ? उसने कहा कि ऐसे तो मैं किस किस से शादी करूंगा, मैं आई हैव सो मेनी गर्लफ्रेंड्स। उसको बड़ा गुस्सा आया, फिर वो अपने शिप पे गया, वहां से एक रिवॉल्वर लेके आया, देन ही रिटर्न बैक एंड किल्ड हिम। इस पे लॉ लेट डाउन हुआ है बड़ा अच्छा, के.एम. नानावती केस में ही इंडिया में राइट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का जो लॉ लेट डाउन हुआ वो के.एम. नानावती वाले केस में हुआ है। जैसे अच्छा उसमें किडनैपिंग में आएगा। टेस्ट ऑफ जो लेट डाउन हुआ है इसके अंदर के.एम. नानावती में, मैं उसको पढ़ देता हूं। द टेस्ट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज वेदर ए रीजनेबल मैन, वेदर ए reasonable man, normal or average man, belonging to the same caste, same society as the accused, placed in the situation in which the accused was placed would be so provoked as to lose his self-control. नंबर 1 क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया? रीजनेबल मैन का होना चाहिए। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कब मानी जाएगी? रीजनेबल मैन का होना चाहिए स्टैंडर्ड, नंबर 1। नंबर 2, रीजनेबल मैन कब माना जाएगा? जब उन्हीं हालात में, उसी सिचुएशन में, उन्हीं सर्कमस्टांसेस में जितने लोग रह रहे हैं और रीजनेबली उसमें जो लोग पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल को लूज करेंगे जिन हालात में, उसको माना जाएगा। ये नहीं है कि एक लॉयर है, एक लेमैन है, लॉयर को वाइफ ने कह दिया आई वांट डिवोर्स, वो तुरंत दिमाग लगाएगा, अच्छा ये डिवोर्स लेगी, मेंटेनेंस भी डालेगी, डोमेस्टिक वायलेंस भी डालेगी, ये भी होगा वो भी होगा। उसको समझाएगा, करेगा, केस लड़ेगा, ठीक है आओ जी कोर्ट में आओ,
ऑन द कंट्री, अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस में रह रहा है, इलिटरेट सोसाइटी है, वो वाइफ ने आगे कहा मैं तलाक लूंगी, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे सामने तलाक, और तुमने कह दिया, वो लेके लठ दे दनादन मार दिया। दिस इज द डिफरेंस। सो जिन हालात में, जिन सर्कमस्टांसेस में आदमी रह रहा है, उसमें रीजनेबली, ऑस्टिन ने भी कहा है, रीजनेबलनेस क्या है? जिस सोसाइटी में बल्क ऑफ द पीपल, majority of the people, they think it is right, that is right, it is wrong, that is wrong. Bulk of the people in a politically organized society, ऑस्टिन ने ये कहा है, law is the command of sovereign backed by sanction. फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सोसाइटी जो है उसमें राइट और रॉन्ग कैसे हम डिसाइड करेंगे? Then he said, a society which is politically organized and in that society a bulk of the people, उसने वर्ड यूज किया bulk of the people, they will think it is right, then it is right, they think it is wrong, then it is wrong. So the same standard is here. सोसाइटी में रीजनेबली सेम सर्कमस्टांसेस में सोचते हैं लोग। इन इंडिया words and gestures may also, under certain circumstances, cause grave and sudden provocation to an accused so as to bring his act within the exception to 300. अख्तर वर्सी स्टेट का एक फेमस केस था। वाइफ ने माँ बाप के सामने अख्तर को ढंग से जुतिया दिया, खूब गालियां मालियां दी, ही किल्ड हर। ये माँ बाप के सामने तुमने गाली दी, अकेले में जूते मार लेती, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ही गॉट द बेनिफिट। द मेंटल बैकग्राउंड क्रिएटेड बाय द प्रीवियस एक्ट ऑफ द विक्टिम मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन in ascertaining whether the subsequent and caused grave and sudden provocation for committing the offence. बोया मजूमदार और बालकू केस मैंने बताया था ना, उसकी बैकग्राउंड, वो एक केस मैंने बताया था कि वो हस्बैंड को पता चल गया वाइफ का अफेयर है किसी के साथ, उसके साथ घूमती है, उसने उसको नहीं, अफेयर नहीं, he saw her in a compromised position, उसने उसको कुछ नहीं कहा कि सुधर जाएगी, चलो आज नहीं तो कल। वो वाइफ को लेकर वो एरिया छोड़ दिया, दूसरी जगह चला गया। जब एक दिन वो काम करके आया, उसने देखा वाइफ उसी व्यक्ति के साथ खाना खा रही है, हालांकि कर कुछ नहीं रही थी, साथ में खाना ही खा रही थी। He killed him. He got the benefit of grave and sudden provocation. मेंटल बैकग्राउंड क्या थी कि उसका उससे अफेयर था, वाइफ को मना किया, एरिया भी छोड़ दिया, वहां गया, उसके बाजू भी फॉलो कर रहा है, आगे इसके साथ खाना खा रहा है बैठ के। किल्ड हिम। और बालकू एक केस और था, वो मैंने बताया था ना, वो आदमी अपने साधु के यहाँ चला गया, साली के यहाँ मिलने। हाँ, वो एक ही चारपाई, गरीब लोग थे वो दोनों, चारपाई कम थी, तो दोनों साधु एक चारपाई में सो गए बाहर, और उसकी वाइफ अंदर सो रही थी। रात में वो उसका साधु उठा जिसके यहाँ गया था, वो इवेंट इनसाइड ही वाज इन ए कंप्रोमाइजिंग। उसने देखा उठ के कि वो कहाँ चला गया, उसने जब दरवाजे से देखा झांक के, ही वाज इन ए कंप्रोमाइज पोजीशन विद हिज वाइफ, वो आके चुपचाप देखो, उस टाइम कुछ नहीं किया उसने। यहाँ मेंटल बैकग्राउंड से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, ही डिडंट डू एनीथिंग। तो देखा उसने, आगे दोबारा चारपाई पे लेट गया चुपचाप, ऐसे कि मैं सोया हुआ हूँ, डर मार के लेट गया, जैसे हम लोग कहते हैं। वो साधु आया बाद में, उसके बगल में आके लेट गया बड़े आराम से। तब उसको लगा कि देखो ये आदमी मेरे पास लेटा हुआ आके, और कुछ देर पहले क्या कर रहा था, वो जगा हुआ तो था ही, तो आंख मूंद के वैसे लेटा हुआ था। देन ही किल्ड हिम। तो उसकी बैकग्राउंड, मेंटल बैकग्राउंड क्या हुआ, ये अभी क्या कर रहा था और मेरे सामने क्या शो कर रहा है, और आराम से लेट रहा है मेरे साथ। मेंटल बैकग्राउंड। Fatal blow should be clear irritation and calculations.
ये 4 प्रिंसिपल लेट डाउन हुए केएम नानावती में। नंबर 1, रीजनेबल मैन का स्टैंडर्ड, सेम हालात सेम सर्कमस्टांसेस सब सेम होना चाहिए। नंबर 2, वर्ड एंड जेस्चर, इंडिया में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो सकता है। नंबर 3, वो मैंने अख्तर वाला केस बताया। नंबर 3, मेंटल बैकग्राउंड क्रिएटेड बाय द प्रीवियस एक्ट। नंबर 4, कूल डाउन का पीरियड नहीं होना चाहिए। जब आपको प्रोवोकेशन हो गया है तो उसी प्रोवोकेशन उसी स्टेट ऑफ माइंड में आपका एक्ट होना चाहिए, डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। अगर कूल डाउन का पीरियड आ गया बीच में, देन यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। इसमें मैं केसेस आपको बता देता हूं। अख्तर वर्सेस स्टेट मैंने आप लोगों को बता दिया है। माँ बाप के सामने मेंटल बैकग्राउंड, बोया मुनीगदा, BOYA, बोया MUNIGADA, बोया मुनीगदा, जो मैंने बताया उसको, वो डिनर कर रही थी भाई वो पैरामर के साथ, पहले वाला। बालगू को मैंने बताया, साडू वाला केस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। Whether woman is not wife, the law that when a husband discovers his wife in an act of adultery and thereupon kills her, he is guilty of manslaughter, culpable homicide, British law में manslaughter बोलते हैं, and not murder, has no application when the woman concerned is not the wife of the accused. आप ये नहीं कह सकते कॉलेजों में झगड़े होते नहीं होते खूब, जो मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया इसमें जाके मार दिया। अक्सर ही झगड़े होते हैं ना, खूब मर्डर होते हैं कॉलेज में, उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक मधुसूदन वर्सेस स्टेट, साउथ इंडिया का केस है। हस्बैंड वाइफ जा रहे थे शायद, जो मुझे फैक्ट्स रिकॉल हो रहे हैं 92 के बाद पढ़े नहीं उसके फैक्ट्स मुझे, मैं आप लोगों को जितना ही बता रहा हूँ बाई एंड लार्ज ये 92 के बाद मैंने नहीं पढ़ा है, अभी थोड़ा बहुत देखा है। बट ये मेरे नोट्स भी जो है इसमें, वो नोट्स के अंदर पूरे फैक्ट्स नहीं मेंशन कर रखे। उस जमाने में जब नोट्स बनाएंगे तो मुझे फैक्ट्स याद थे, तो मैं हल्का सा हिंट लिख देता था सिर्फ थोड़ा सा कि वो वाला केस है, तो वो रिकॉल कर रहा हूँ। इसमें मधुसूदन में भी जैसे इसमें मेरे पास सिर्फ 10 वर्ड का लिखा हुआ है, बट मुझे जो ध्यान आ रहा है, हस्बैंड वाइफ थे शायद, मेला वेला देख के आ रहे थे, जब वापिस आ रहे थे रास्ते में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया और वाइफ ने मंगलसूत्र निकाल के फेंक दिया जमीन पे। उसने कहा तुमने मेरा मंगलसूत्र फेंक दिया, ही किल्ड हर। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, चूंकि वहां पर मंगलसूत्र को बहुत ही पायस माना जाता है साउथ इंडिया में खास तौर पर, हमारे नॉर्थ इंडिया में फर्क नहीं पड़ता, मंगलसूत्र फेंक दिया ना, उठा के जेब में डाल लेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। देन बेडर वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, BEDDER, बेडर वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रोवोकेशन शुड नॉट बी सेल्फ शॉट। एक आदमी इंपोर्टेंट था, किसी महिला के पास चला गया, ही वाज नॉट एबल टू हैव रिलेशन, फिजिकल रिलेशन विद हर। वो लेडी के साथ काफी देर रहा, उसको गुस्सा आया, उसने उसको एक चाटा मार दिया। जब चाटा मार दिया, ही किल्ड हर। तो इट इज सेल्फ शॉट प्रोवोकेशन, आपकी अपनी इनकैपेबिलिटी है, यू आर नॉट कैपेबल, यू विल नॉट गेट द बेनिफिट। सेल्फ शॉट नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से 6 बज गए हैं, फिर अंधेरा हो जाता है, कुछ बच्चों को जहाँ दिक्कत आती है, मैं भी थोड़ा लेट हो गया हूँ। वैसे ये 299 और 300 हमने बाई एंड लार्ज कंप्लीट कर दिया, क्योंकि इसके बाद जो ये है ना
इसकी एक्सेप्शंस हैं, जैसे एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, उसमें वो मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप लोगों को बता ही दूंगा सारा उस टाइम भी। और बाकी जो एक्सेप्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको मैं 5-7-10 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम वी विल गो बाय दिस मंडे को करेंगे 4:30, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम करेंगे मंडे को, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करेंगे, डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट करेंगे, किडनैपिंग और एब्डक्शन करेंगे। ये बचा हुआ पार्ट इसका कंप्लीट है। फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे 403, 405, 383 रॉबरी, डकैती वगैरह तो बीच में कर देंगे उनको कंप्लीट, उसके बाद ही कर देंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।